हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो वीडियो जाने से पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि आप एक नीट जैसी टफ जर्नी क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आज का जो वीडियो होने वाला है तो वो वीडियो होने वाला है जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी पढ़ने की आपको जरूरत क्यों है? तो आपने 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ी है, उसके बाद अब आप जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ोगे, राइट? तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्ट करने वाला जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड, जो एनाटॉमी में आता है वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड जनरल एनाटॉमी। तो ये जो जनरल एनाटॉमी है ये आपके 11th-12th के नॉलेज के साथ एमबीबीएस वाला जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ना होता है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड जनरल एनाटॉमी। तो ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आनी चाहिए। वो मैं आपको इसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, वो भी कॉमन लैंग्वेज में, जो कि आप समझ सको। तो इसमें हम समझाएंगे। और मैं जो अभी ये 4-5 जो वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी तो उसमें मैं सारी जनरल एनाटॉमी पूरी कंप्लीट करूंगा, राइट? तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियोस, अगले वीडियोस भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, राइट? तो इसमें हम सारी जो बीडीसी की जनरल एनाटॉमी की जो ये वाली बुक है तो इसमें हम सारी कवर करेंगे, राइट? जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको मस्ट है, राइट? तो एग्जाम के अलावा भी आपको जो मस्ट टॉपिक्स है वो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा कि आपको जो आगे काम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें पढ़ाऊंगा, राइट? तो इसमें जो ये 10 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो आज के वीडियो में हम ये जो स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर्स है ये कवर करेंगे। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में ये 2 चैप्टर, और फिर कंसेक्यूटिव वीडियोस में ऐसे चैप्टर्स कुछ करके मैं आपके 3 या 4 वीडियोस या 5 वीडियोस में मैं आपकी जनरल एनाटॉमी पूरी कवर करूँगा। और ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको जनरल एनाटॉमी में ऐसा कोई भी डाउट नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें आएंगी, अब जब से आप ये पढ़ने लगेंगे तो आपको कभी कभी क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको नहीं समझ आएगी, राइट? तो ये जब आप सिस्टमिक एनाटॉमी पढ़ोगे तब आपको समझ आएगी, राइट? जैसे अपर लिम्ब पढ़ोगे तो उस टाइम पे कुछ समझ आएगा, कोई लोअर लिम्ब के टाइम, तो इस तरीके से आपको उस टाइम पे समझ में आना चाहिए, राइट? सबसे पहले हम जनरल एनाटॉमी करते हैं। तो जो सबसे पहले जनरल एनाटॉमी में जो टॉपिक दिया कॉल्ड जनरल इंट्रोडक्शन, जो सबसे पहले कि एनाटॉमी वर्ड जो डिराइव्ड कैसे हुआ है। तो एनाटॉमी जो वर्ड डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, इट्स कॉल्ड एनाटॉमी, राइट? तो एनाटॉमी तो इट इज मीन कटिंग अप, राइट? तो उसी का जो मीनिंग होता है डाइसेक्शन अप। तो डाइसेक्शन का मीनिंग ये एनाटॉमी होता है ग्रीक वर्ड में, तो उसी का जो नाम दिया हुआ है तो एनाटॉमी नाम वहीं से डिराइव्ड है। तो वो तो उतना कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, जस्ट मैं बता दी। सबसे पहले जो एनाटॉमी जो स्टडी की जाती है वो 2 उसमें किए जाते हैं, कॉल्ड कैडेवरिक एनाटॉमी एंड दैट इज लिविंग एनाटॉमी। तो कैडेवरिक एनाटॉमी क्या होती है कि जो भी डेड बॉडीज है उस पर जो स्टडी की जाती है तो दैट इज कॉल्ड कैडेवरिक एनाटॉमी। और जो लिविंग एनाटॉमी, जो कि लिविंग बॉडी पे जो स्टडी की जाती है कॉल्ड लिविंग एनाटॉमी। तो कैडेवरिक एनाटॉमी जो होती है वो कोई भी डेड बॉडीज है, डेड इम्बैड और प्रिजर्व्ड बॉडीज पे है, उस पर जो स्टडी की जाती है कॉल्ड कैडेवरिक एनाटॉमी, जो कि नेकेड आइज से की जाती है, राइट? तो ये कैडेवरिक एनाटॉमी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी में क्या करेंगे हम, रीजन वाइज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस तरीके से हम रीजन वाइज पढ़ेंगे। वही सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तो इस सिस्टम वाइज पढ़ सकते हैं, राइट? तो ये 2 तरीके से आप पढ़ोगे आगे चल के। तो आपको मेजरली रीजनल एनाटॉमी आप फॉलो करोगे, राइट? तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे इसमें। उसके बाद जो लिविंग एनाटॉमी है वो लिविंग बॉडी पे की जाती है, जैसे कि हम जो करते हैं एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, यही चीज़ें सारे उसमें करते हैं, तो लिविंग एनाटॉमी उससे स्टडी करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, राइट? तो एम्ब्रियोलॉजी आपको अलग से एक सब्जेक्ट भी आता है, राइट? तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या है कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो उसमें क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, जो फीटस फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ये सारी जो एम्ब्रियोलॉजी बनती है, हर जो ऑर्गन बनेगा, कैसे टिश्यूज बन रहे, सारी चीज़ जो बनती है तो वो आपको समझाई जाएगी एम्ब्रियोलॉजी में। तो राइट, उसके बाद जो हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी यही है कि स्ट्रक्चर्स, राइट, हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर, जो कि टिश्यू है आपकी, कोई सेल है, तो ये आपको जो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टियोलॉजी। तो यही कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एड ऑफ माइक्रोस्कोप, विद एड ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है दैट कॉल्ड एज सरफेस एनाटॉमी और टोपोग्राफिक एनाटॉमी। इट इज स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। तो डीपर टिश्यूज, जो डीपर सरफेस ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी है रिलेशन टू द अपर सरफेस, तो उसके रिगार्डिंग जो हम पढ़ते हैं दैट कॉल्ड एज सरफेस एनाटॉमी। उसके बाद जो रेडियोग्राफिक और इमेजिन एनाटॉमी जो होती है तो उसमें क्या करते हैं कि बोन्स और डीपर ऑर्गन्स के हम प्लेन कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफ, जो मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई, जो सारी चीज़ें तो उसमें में आती है दैट इज रेडियोग्राफिक एंड इमेजिन एनाटॉमी। उसके बाद जो आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो इसमें क्या करते हैं कि कोई अदर एनिमल को, राइट, कोई दूसरे एनिमल को ह्यूमन के साथ कंपेयर करके एनाटॉमी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एनाटॉमी विद द अदर एनिमल टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी के चेंजेस उसमें हम कंपेयर करते हैं। उसी के बाद जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी
तो इसे डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड, तो उसमें जो रेसेस वगैरह की स्टडी की जाती है कॉल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद जो होता है अप्लाइड एनाटमी, तो अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी जो होती है, तो ये होती है एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिक एनाटॉमिकल नॉलेज इन द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस, राइट। तो कोई भी आपको एनाटॉमी का नॉलेज है, जैसे स्ट्रक्चर कोई बॉडी में प्रेजेंट है, उसका नॉलेज आपको सर्जरी या उस चीज़ में लगाना है, मेडिकल या मेडिसिन या सर्जरी में अगर आपको इसका अप्लाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड एनाटमी। उसके बाद जो होती है एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटमी में क्या होता है कि इट इज स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल एनाटमी उसमें पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, तो ये सारी चीज़ें, राइट। तो हमने इसमें करीब करीब 10-11 डेफिनेशंस देख ली, राइट। तो मैं 11 डेफिनेशन में आपको मीनिंग समझा दिया, राइट। पढ़ तो आप सकते हैं, बस मैं आपको इसकी मीनिंग समझा देगा क्या क्या चीज़ होती है, तो उस तरीके से आप वो डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती, बट एक नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ होगी। तो उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एनाटमी। तो उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उसके कंट्रीब्यूशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बट उतने सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मेन जो है वो 3 पढ़ने की जो आपको ज़रूरत है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। अगर आपको इसके अलावा भी पढ़ना है तो आप बीडीसी पढ़ सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जो उसमें आता है कॉल्ड हिपोक्रेटिस, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिपोक्रेटिस इट इज द फादर ऑफ मेडिसिन, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो हीरोफिलस होता है, हीरोफिलस इट इज एन फादर ऑफ एनाटमी। और जो विलियम हार्वे होता है, इसने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, राइट। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद ही रखनी है। ये आपको अगर पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होता है आपका जनरल एनाट का, तो इसमें ये आपको एमसीक्यू के थ्रू आ ही सकते हैं, राइट। तो हीरोफिलस इज द फादर ऑफ एनाटमी, हिपोक्रेटिस इज द फादर ऑफ मेडिसिन एंड विलियम हार्वे इट इज द डिस्कवरर ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ये 3 जो चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ पोजीशंस देखेंगे, राइट। तो पोजीशन में हम 3 पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है कॉल्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन, राइट। उसके बाद सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन जो होती है, तो ये 2 पोजीशन हम देखेंगे। सबसे पहले जो एनाटॉमी में पोजीशन आती है कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कोई भी स्ट्रक्चर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना पड़ता है, या पूरी एक बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको उसमें पढ़ना है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, राइट। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको स्ट्रेटली एक तो खड़ा होना है, राइट, स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आईज लुकिंग फॉरवर्ड। तो आईज आपकी आगे होनी चाहिए और स्टैंडिंग स्ट्रेट, आपको ये 2 चीज़ें उसमें आती है। उसके बाद जो आपकी दोनों भी हाथ है, राइट, तो बोथ आर्म्स आर साइड बाय ऑफ द बॉडी। तो बोथ आर्म्स आपकी साइड में होनी चाहिए। जैसे कि ये आपको अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये आदमी ऐसे पूरा स्टैंड स्ट्रेट खड़ा है। उसके बाद इसकी आंखें जो है वो आगे की तरफ है और दोनों भी हाथ जो है उसके साइड बाय साइड है। तो ये हो गया। उसके बाद जो इसके पाम्स है, राइट, ये वाला जो पाम का एरिया है, तो पाम्स फेसिंग दैट इज फॉरवर्ड, तो ये आपका आगे होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दैट पाम्स फेसिंग द फॉरवर्ड एंड द बोथ द फीट्स टुगेदर। तो उसमें जो आपकी दोनों भी है, तो ये दोनों भी पैर आपके साथ में ही होने चाहिए। उसके बाद इसी पोजीशन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है कि स्टैंडिंग स्ट्रेट विद बोथ साइड ऑन द सेम, मतलब बोथ द आर्म्स ऑन द साइड बाय साइड एंड आईज लुकिंग फॉरवर्ड एंड आफ्टर दैट द पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। और उसके बाद जो बोथ द लिम्स आर इन द, ये चीज़ें, ये जो आपको डायग्राम दिखा रही है, यही एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये आपको याद ही रखनी है, राइट। तो ये आपको पूछा जाएगा, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में क्या करते हैं, पर्सन लाइंग, अगर ये तो स्टैंडिंग था हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, अब जो सुपाइन पोजीशन होता है उसमें लाइंग ऑन हिज बैक, अगर बैक पे लाई कर रहा है, राइट, तो ये वाली अगर है तो इस पर अगर लाई कर रहा है, उसका मुंह जो है ऊपर तक की तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन में क्या आता है, लाइंग ऑन और बैक इन आर्म, तो ये आर्म जो होते हैं साइड बाय साइड होता है, और इसमें जो पाम्स जो होते हैं, पाम ये वाला जो एरिया, तो ये डाउनवर्ड है, राइट। तो ये आपको इस डायग्राम में अगर दिख रहा है, तो इट इज पाम्स फेसिंग अप, राइट। तो इसमें जो होता है पाम्स डाउनवर्ड होते हैं, जो ये होते हैं फीट, राइट। तो फीट पुट टुगेदर, तो इस तरीके से होता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और प्रोन में, फिर प्रोन में जो होता है, प्रोन में इंसान ऐसे लेटा हुआ है, और उसके बाद जो होता है तो लाइंग ऑन चेस्ट और फेस, तो इस पर लाई करता है, उसके बाद एब्डोमेन पे, और दैट इज कॉल्ड एज द प्रोन पोजीशन। इसमें अब तो इस तरीके से उसकी पोजीशन होती है। तो आपको सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन ये आपको याद ही रखनी है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, राइट। तो उसके बाद लिथार्डमी पोजीशन होती है, राइट। तो लिथार्डमी पोजीशन में क्या होता है कि पर्सन लाइंग ऑन द
बैक, तो बैक पे लाई कर रहा है विद द लेग्स अप, तो यहाँ पे लेग्स आपको अप सपोर्टर के थ्रू लेग अप करते हैं, और फीट सपोर्टेड बाय द स्ट्रैप, तो ये स्ट्रैप आपको फीट्स को सपोर्ट देता है। तो ये जो आपकी पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज द लिथोटमी पोजीशन, राइट। तो इसमें अगर ये बंदा आपको इस तरीके से है, तो ये जो है तो ये यूज़ की जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी और एनीथिंग जो भी ऑब्सगाइनी में जो प्रोसीजर की जाती है, तो उसमें ये जो लिथोटमी पोजीशन है ये यूज़ की जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेन्स, राइट। तो बॉडी आपको अगर डिवाइड करनी है तो आप कौन कौन से प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो आते हैं 3 जो सबसे मेन प्लेन है जो कि आपको भी पता है, राइट। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, राइट, दिस कॉल्ड एज द एक तो हॉरिजॉन्टल ये वाला प्लेन हो गया और जो मीडियन प्लेन हो गया, राइट। तो मीडियन प्लेन जो कि बॉडी को बीच में से इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये वाला जो प्लेन है आपको पिंक कलर में दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द मीडियन प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में जो कि हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो इस तरीके से जो है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स प्लेन। और उसके बाद जो कोरोनल प्लेन है, तो कोरोनल प्लेन में जो बॉडी का इस तरीके से मतलब बीच में से ऐसे कट कर देगा ये, राइट। तो आधी बॉडी आगे और आधी बॉडी पीछे, तो इस तरीके से मतलब ये बीच में से इस तरीके से कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कोरोनल प्लेन। तो ये 3 प्लेन आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब कुछ टर्म्स है, राइट, जो कि आपको मतलब बहुत जगह आएगी। मैं आपको मतलब एक जनरल उनका टर्म का मीनिंग बता देता हूँ, वो आप हर सिस्टम में लगा सकते हैं, जैसे ट्रंक में लगा सकते हैं, लिम्स में लगा सकते हैं, लोअर लिम्स में लगा सकते हैं, अपर लिम्स में लगा सकते हैं, हेड में लगा सकते हैं, हर चीज़ में आपको ये चीज़ वही काम आएगी। मैं आपको मीनिंग उसका बता दूंगा कि ये क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले जो आता है वेंट्रल और एंटीरियर, राइट। अगर मेरी बॉडी ये वाली है, राइट, तो इसका जो वेंट्रल पार्ट है ये वाला आगे वाला पार्ट, राइट। तो वेंट्रल जो है दैट कॉल्ड एज एंटीरियर आल्सो, तो वेंट्रल को एंटीरियर भी कहा जाता है। वेंट्रल या एंटीरियर पार्ट जो कि कोई भी चीज़ के आगे वाला पार्ट है, तो फ्रंट फेसिंग पार्ट दैट कॉल्ड एज द वेंट्रल पार्ट। वही उसका जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल या पोस्टीरियर, तो ये आता है, राइट। तो वेंट्रल एंड एंटीरियर जो कि सामने वाला फ्रंट ऑफ द ट्रंक वगैरह वो जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो वाला, और डॉर्सल और पोस्टीरियर जो कि पीछे वाला पार्ट है, दैट कॉल्ड एज द डॉर्सल और पोस्टीरियर, दैट इज बैक ऑफ द ट्रंक। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो मीडियल एंड लैटरल, अब मीडियल एंड लैटरल में क्या होता है, तो एक मिड लाइन है मेरी वाली, ये अगर मेरे बॉडी की मिड लाइन है, राइट। तो ये अगर हमारे बॉडी की मिड लाइन है, मैं अगर डायग्राम में समझा दूँ आपको, तो इसके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा मीडियल होगा, और इसके जो दूर जाएंगे दैट कॉल्ड एज लैटरल बॉर्डर, राइट। तो ये मीडियल है और ये लैटरल है। तो अगर बॉडी के मिड लाइन के पास है दैट कॉल्ड एज मीडियल, और लैटरल मतलब थोड़ा दूर है बॉडी के मिड पार्ट से दैट इज लैटरल। तो इस तरीके से आप, और कोई भी स्ट्रक्चर आपको इसमें पोजीशन बतानी है कि ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट में से कौन सा मीडियल है और कौन सा लैटरल है, तो ये वाला जो है वो मीडियल है और ये वाला जो है लैटरल है। तो इसी तरीके से, राइट। तो जो भी मिड लाइन से सबसे पहला नज़दीक होगा तो वो मीडियल होगा, और जो कि मिड लाइन से दूर होगा दैट्स कॉल्ड लैटरल होगा। तो ये 2 चीज़ है आपको, मीडियल और लैटरल है। उसके बाद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो प्रॉक्सिमल और उसी को क्रैनियल और सुपीरियर कहते हैं, और डिस्टल कॉर्डल और इन्फीरियर। तो प्रॉक्सिमल मतलब जो नज़दीक है, राइट। तो क्रैनियल और सुपीरियर जो कि नज़दीक है कोई भी ट्रंक या किसी चीज़ से भी, जैसे कि मेरा जो ये वाला पोर्शन है ये हेड के प्रॉक्सिमल में आता है, बट ये जो चीज़, ये जो हाथ का चीज़ है तो ये डिस्टल में आती है, राइट। तो यही चीज़ है। तो प्रॉक्सिमल क्रैनियल सुपीरियर पार्ट दैट क्लोजेस्ट टू द अपर एंड ऑफ द ट्रंक वगैरह वो चीज़ है, राइट। तो ये प्रॉक्सिमल जो कि नज़दीक वाला पार्ट कोई भी चीज़ में आता है, और डिस्टल जो कि दूर वाला पार्ट, राइट। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो सुपरफिशियल, राइट। तो सुपरफिशियल जो कि क्लोजेस्ट टू द स्किन और सुपरफिशियल सरफेस में जो होता है दैट कॉल्ड सुपरफिशियल, और डीप में जो मसल्स वगैरह है तो डीप में जो है वो वाला, राइट। इप्सिलैटरल, इप्सिलैटरल ये चीज़ याद रख लें, इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड पे, राइट। तो सेम साइड ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी। तो इप्सिलैटरल मतलब अगर ये बॉडी का 2 पार्ट में है, राइट, ये राइट मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इप्सिलैटरल मतलब सेम ही साइड पे। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रालैटरल, राइट, तो कॉन्ट्रालैटरल में क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो राइट, तो अगर आपको कभी इप्सिलैटरल या सेम, तो इप्सिलैटरल मतलब अगर राइट तो ये वाला हो गया, तो ये वाले 2 पॉइंट्स है तो ये इप्सिलैटरल पॉइंट है। अगर वही ये वाला और ये वाला पॉइंट कॉन्ट्रालैटरल पॉइंट है, क्योंकि 2 अपोजिट साइड में पॉइंट्स है, तो ये वाली हो गई, राइट। उसके बाद इनवैजिनेशन और इवैजिनेशन, राइट। तो इनवैजिनेशन मतलब किसी के प्रोजेक्शन इनसाइड, अगर ये नॉर्मल सेल है और इसमें अगर ये इनवैजिनेट हो रही, राइट, तो ये अंदर चला गया उसका पार्ट, दैट इज कॉल्ड इनवैजिनेशन। और वही
जो इवेजिनेशन, तो ये वाला इवेजिनेशन है, तो कोई भी एक सेल है जो कि बाहर आ चुकी है, दैट्स कॉल्ड इवेजिनेशन। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। तो यही अब जो सारे टर्म्स है ये मैं आपको समझा दिए, राइट। तो ये जो टर्म्स है ना, ये आपको हर चीज़ हर बार आएंगे, राइट। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका मतलब ये कर अच्छे से बता दूंगा। और आपको अगर तभी भी नहीं समझ आता तो कोई शॉर्ट अपलोड करके मैं आपको उसमें चीज़ें समझा दूंगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो बॉडी मूवमेंट्स के लिए कुछ टर्म्स है, राइट। तो उसमें जो मूवमेंट्स आती है वो 4 प्रकार की मूवमेंट्स आती है। सबसे पहले जो ग्लाइडिंग मूवमेंट, राइट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में क्या है, आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, ग्लाइड करना, राइट। तो किसी सरफेस पे जो मूवमेंट हो रही है दैट कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट, राइट। तो ये वाली हो गई। उसके बाद जो एंगुलर मूवमेंट्स होती है, एंगुलर मूवमेंट में क्या होगी कि दो स्ट्रक्चर के बीच में एंगल बन रहा है, जैसे ये वाला एक एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली, तो इसमें जो हो रहा है तो ये एंगुलर मूवमेंट है। बट ये वाली जो ग्लाइडिंग मूवमेंट, तो मतलब उसमें ग्लाइड हो रही चीज़ है, तो एक सरफेस के ऊपर जो अनदर सरफेस आर्टिकुलेट की तरह इस तरीके से जो मूव हो रहा है दैट कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद जो रोटेशन होता है तो उसमें रोटेशन इस तरीके से है, राइट। तो इसमें फिर ये 2 रोटेशन होता है, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन में आपको आगे आपको ये चीज़ बता दूंगा क्या चीज़ है। और स्पेशल मूवमेंट भी होती है कोई, जैसे प्रोनेशन, सुपाइनेशन, उसके बाद रेडियल नर्व जॉइंट का प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे, और ये भी मैं आपको जो अभी टर्म्स बता दें मान लो, तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ये टर्म्स आपको हर जगह आएंगे, एनाटॉमी में आपको हर जगह ये टर्म्स आपको आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले जो टर्म्स होती है दैट इज फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, राइट। तो अगर इंग्लिश में आप मीनिंग देखना चाहते हैं तो इट इज 2 फ्लेक्सर सरफेस आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू क्लोज ईच अदर, राइट। तो उसमें अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूँ तो फ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी 2 सरफेस का मतलब उसमें जो होता है फ्लेक्शन, राइट। तो कोई भी ये वाला कौन सा आपका बॉडी का अगर आप आगे चल के पार्ट पढ़ोगे तो इसमें 2 ये फ्लेक्शन सरफेस है। अब ये दोनों को अगर क्लोजली लाना है दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। तो ये वाली चीज़ हो गई फ्लेक्शन, राइट। फ्लेक्शन मतलब ये बॉडी की तरफ लाना, दैट इज बेंडिंग एंड डिक्रीजिंग द जॉइंट एंगल, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि डिक्रीज द, तो ये दोनों के बीच में अगर ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है तो ये एंगल को अगर बेंड करना है, राइट। तो बेंडिंग एंड डिक्रीज द एंगल बिटवीन जॉइंट एंगल बिटवीन, दैट्स कॉल्ड द फ्लेक्शन। वही इन केस ऑफ एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में क्या होता है कि स्ट्रेटनिंग, अब स्ट्रेट कर रहा है और एंगल को बढ़ाने वाला, तो एक्सटेंशन में यही जो हमने किया था दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ये जो हो रहा है दैट एक्सटेंशन, राइट। तो ये वाला इस तरीके से हम यहाँ पे आ रहा है दैट्स कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, राइट। और ये जो था हमारा फ्लेक्शन था, फ्लेक्शन में, राइट, तो एंगल कम हो जाता है। तो ये 2 एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन हमने देख लिया, राइट। तो एक्सटेंशन क्या है, 2 फ्लेक्सर सरफेस ब्रॉट टुगेदर टू क्लोज टू द ईच अदर। उसके बाद द एक्सटेंसर ऑफ डॉर्सल सरफेस ब्रॉट इन मच अप्रोक्सिमेटी एज पॉसिबल। तो ये 2 चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम देख लेते हैं एडक्शन एंड अबडक्शन, राइट। तो एडक्शन, राइट, तो आपको अगर नाम से समझ आ रहा है तो एडक्शन ऐड करना, राइट। तो इस तरीके से याद रख लीजिए कि एडक्शन मतलब बॉडी में ऐड करना, तो मिड लाइन की तरफ ले जाना, तो उसी को हम कहते हैं एडक्शन, राइट। और वही अबडक्शन मतलब बॉडी से दूर ले जाना, राइट। एडक्शन मतलब ऐड करना, तो बॉडी की तरफ ले जाना, और अबडक्शन मतलब बॉडी के दूर ले जाना। जैसे ये जो चीज़ आ रही है, ये अगर यहाँ जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एज द अबडक्शन, राइट। तो ये अबडक्शन है। बट वही अगर ये इस तरफ मिड लाइन की तरफ जा रही है तो दैट इज एन एडक्शन, राइट। तो ये एडक्शन हो गया और अबडक्शन। तो एडक्शन मतलब एडिशन, राइट। तो बॉडी की तरफ जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड एडिशन, एडक्शन, और बॉडी की दूर जा रहा है, राइट, तो दैट इज अबडक्शन। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल थ्रू समझा दूं तो उसमें क्या हो रहा है कि एडक्शन, राइट। तो एडक्शन में क्या होगा कि ये जो चीज़ है हमारी नॉर्मल है, तो एडक्शन मतलब बॉडी की तरफ ले आना, बट यही है अबडक्शन में मैं दूर ले जाऊंगा, तो ये वाली चीज़ होगी। तो राइट, तो एबडक्शन एंड एडक्शन ये 2 चीज़ें ये वाली है। उसके बाद जो तीसरा होता है सर्कमडक्शन, राइट। तो ये क्या होता है सर्कमडक्शन में मूवमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी इन द सर्कुलर मोशन। तो ये जो मूवमेंट्स होती है तो उसमें जो होता है सर्कुलर मोशन। तो इसमें अगर मैं आपको डायग्राम, तो सर्कमडक्शन में क्या होता है कि मूवमेंट इन द सर्कुलर मैनर। अगर आपकी मूवमेंट ये वाली सर्कुलर मूवमेंट, तो ये वाली जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज सर्कमडक्शन। तो इसमें अगर आप मूवमेंट इस तरीके से करते हो आपको हाथ की, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कमडक्शन, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। इसकी डायग्राम, हाँ, तो इसकी डायग्राम ये वाली है। तो जैसे मीडियल रोटेशन, आपको नाम से क्या समझ आ रहा है, मीडियल रोटेशन, मीडियल की तरफ जो रोटेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज मीडियल रोटेशन। जैसे आपके ये दोनों पैर ऐसे है, राइट, नॉर्मली। अब ये जो आपका ये वाला पैर है ये आपको अंदर की तरफ अगर आप
ये कर रहे हो, जैसे ये 2 पैर है तो ये अगर आप मतलब अंदर की तरफ ले जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द मीडियल रोटेशन, क्योंकि मीडियल की तरफ आप रोटेट कर रहे हो, राइट। तो ये वाला जो पैर है इस डायरेक्शन में रोटेट करो, दैट इज कॉल्ड द मीडियल रोटेशन। वही इन केस ऑफ लैटरल रोटेशन, अगर आप यही पैर बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड, मतलब ये 2 पैर है, इसको अगर आप बाहर की तरफ ले जाते हो ऐसा, दैट इज कॉल्ड द लैटरल रोटेशन। तो ये वाला जो चीज़ है ये लैटरल रोटेशन है। तो ये वाला मीडियल रोटेशन और ये वाला लैटरल रोटेशन, तो राइट, टर्निंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड टर्निंग टूवर्ड द मिड लाइन, दैट कॉल्ड मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। तो ये 2 चीज़ें होगी, राइट। तो उसके बाद जो होता है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, जैसे मैं आपको सुपाइनेशन, राइट, तो जो सबसे पहला है सुपाइनेशन, राइट, और प्रोनेशन, तो ये देख लीजिएगा। तो ये सुपाइनेशन में पोजीशन भी बता दी थी आपको। उसके बाद तो यही है, सुपाइनेशन में टर्निंग अपवर्ड होता है, राइट, तो ये सुपाइनेशन, और प्रोनेशन में, राइट, तो टर्निंग डाउनवर्ड। तो अगर सुपाइनेशन मतलब ये वाला और प्रोनेशन मतलब, तो उस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है तो एडक्शन ऑफ डिजिट्स। तो एडक्शन मतलब क्या है? एडक्शन मतलब क्या, मिड लाइन की तरफ कर रहा है तो एडक्शन ऑफ फिंगर्स, तो उसमें यही आता है, राइट। तो एडक्शन ऑफ फिंगर व्हेन ऑल फिंगर्स गेट टुगेदर एंड व्हेन ऑल फिंगर आर सेपरेटेड। एडक्शन जो होता है तो एडक्शन मतलब ब्रॉट टुगेदर, और अबडक्शन, एडक्शन अबडक्शन, तो इस तरीके से। उसके बाद अपोजिशन ऑफ थंब, तो व्हेन थंब टचेस द टिप ऑफ एनी फिंगर, राइट, तो किसी भी थंब को आपको टच कर रहा है, दैट अपोजिशन ऑफ थंब, तो उसी हुए थे व्हेन टिप ऑफ द थंब टचेस द अदर फिंगर्स, राइट। तो सर्कमडक्शन ऑफ थंब, तो उसमें मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, तो उसमें सर्कमडक्शन अगर मूवमेंट करे तो उसी को कहते हैं, राइट। तो ये जो आपको ये टर्म्स है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये हर चीज़ में आएगा। आप जब भी आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको हर चीज़ में ये जो आएंगे तो ये आएंगे ही आएंगे, तो आपको ये चीज़ें याद ही करनी है, राइट। तो ये कि इवर्जन मतलब टर्निंग आउटवर्ड, और इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ ले जाना, टर्निंग इनवर्ड, राइट। तो अगर आपको एक पैर है तो इसको आप अंदर की तरफ ले जा रहे हो, द टर्निंग इनवर्ड्स, और आउटवर्ड की तरफ ले जा रहे हो, द टर्निंग आउटवर्ड। तो ये है। उसके बाद जो होता है उसमें डॉर्सी फ्लेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन कर रहे हैं, और राइट। तो डॉर्सी फ्लेक्शन में ये उस तरीके से करेंगे, और प्लांटर फ्लेक्शन, तो प्लांटर वाला ये वाला पार्ट, तो ये फ्लेक्शन हो गया, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, तो ये 2 पोजीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद जो जॉ की स्पेशल मूवमेंट्स है उसमें आता है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन मतलब आगे ले आना जॉ, राइट, और रिट्रैक्ट करना मतलब पीछे ले जाना, रिट्रैक्ट, राइट, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई मतलब ऐसे नहीं मूवमेंट कर सकते हैं, जॉ आगे लाते हैं, तो इट्स कॉल्ड द प्रोट्रैक्शन, और जॉ अगर पीछे ले जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द रिट्रैक्शन। तो ये प्रोट्रैक्शन मतलब आगे ले जाना, और रिट्रैक्शन मतलब पीछे ले जाना, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कि आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एक्टोमी मतलब रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद ओटोमी मतलब ओपन और क्लोज हॉलो ऑर्गन वगैरह है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो सारी टर्म्स है आपको मतलब आगे चल के आएंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा आप, राइट। तो ये आपको आगे आती है, राइट, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। बट आपको एक बार ऐसे जनरल ओवरव्यू ले लीजिएगा, जैसे आपको कुछ चीज़ें अगर याद रहती है तो बहुत बढ़िया है, बाकी ये चीज़ आपको आगे आएगी। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ओस्टोमी होता है, ओमा होता है, वो ट्यूमर होता है, राइट। तो उसके बाद प्यूबर्टी सिम्टम्स, साइंस, और उसमें याद रखने का साइंस का मतलब क्या होता है कि जो कि डॉक्टर फाइंड करता है, तो डॉक्टर की फाइंडिंग उस होती है वो साइंस है। डायग्नोसिस की आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्नोसिस क्या होता है कि कैसे डिसीज प्रोग्रेस करेगा, तो उसका जो प्रोग्रेशन है, राइट, तो ये होता है। पायरेक्सिया मतलब फीवर होता है, लीजन्स होते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह क्या है तो वो इडेमा होता है। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या है कि इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होता है। एम्बोलिज्म क्या है कि मतलब थ्रोम्बस वगैरह, तो उसमें अगर वेसल्स ऑक्लूजन हो जाए तो वही उसकी वजह से। हिमोरेज, अल्सर्स। उसके बाद साइनस जो होता है ब्लाइंड ट्रैक होता है जो कि ओपन एट वन एंड, बट तो वही उसको साइनस कहते हैं। फिस्चुला में क्या होता है कि ट्रैक ओपन एट बोथ द एंड्स, अगर कोई फिस्चुला है तो दोनों तरफ से खुला होता है, और साइनस जो होता है एक ही तरफ से खुला होता है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो नेक्रोसिस भी याद कर लीजिएगा, आपको सेकेंड ईयर में यही पढ़ना होता है। उसके बाद जो होता है डीजनरेशन, तो डीजनरेशन भी पढ़ लीजिएगा, किस टिश्यू का डीजनरेशन वगैरह होता है, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें थी हमने जो उसमें आज दी थी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एनाटॉमी टॉपिक्स में दी थी, तो ये मोस्टली हमने पढ़ ली, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटन। तो उसमें हम देखेंगे स्केलेटन में सबसे पहले बोन्स, तो बोन्स क्या होता है वगैरह वो आप चीज़ें हम 11th-12th में आपने पढ़ी है, राइट। तो उसी है कि बोन्स इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैल्शियम साल्ट से बनी होती है। वही है, मतलब सारी चीज़ उसमें वही है कि इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट आता है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट और ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। वेट बियरिंग वगैरह, जंपिंग फोर्सेस, वो सारी चीज़ उसमें
जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं और उसमें आपको ऐसा कोई मतलब मुश्किल नहीं है जो कि आपको समझ ना आए, तो राइट। तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हर लाइन में एक्सप्लेन करता रहूँगा, राइट। तो उसके बाद जो डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, तो उसमें आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ये आपने 11th के चैप्टर में पढ़ा होगा। स्केलेटल सिस्टम का जो चैप्टर था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, राइट। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और उससे एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, जो कि मिड लाइन तो एक्सियल में जो आता है तो वो था एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में एपेंडिकुलर जो एजेस थे तो उसमें जो आता है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, राइट। तो ये वाली चीज़ है। तो एक्सियल स्केलेटन में इतने बोन्स आते हैं, ये आपने पहले भी 11th में पढ़ा है, राइट। तो एपेंडिकुलर में भी आते हैं, कितने कितने बोन होते हैं वो उस टाइम पे भी आपने याद किया होगा, राइट। और इसमें भी फिर निमोनिक्स वगैरह है कि क्रैनियल और फेशियल बोन को आप कैसे याद रखोगे, तो आपने उस टाइम पे भी याद किया होगा था। तो वही उसमें सारी चीज़ें यही सेम चीज़ें, तो मैं उस पर रिपीट नहीं करूँगा, राइट। तो उसके बाद जो फंक्शंस ऑफ बोन्स है उस पर कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, मतलब अगर जनरल एड के पीसीटी या एससीटी होता है तो उस पर बोन्स पे शॉर्ट नोट, मतलब उस पर फंक्शंस ऑफ बोन्स पे शायद शॉर्ट नोट या अल्ट्रा शॉर्ट नोट उस पर आ सकती है। तो उसकी एक बार देख लेते हैं हम कि बोन्स गिव द शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड रेजिस्ट द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। तो कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं और सपोर्ट दे देते हैं बॉडी को। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड सर्फेस टू द अटैचमेंट ऑफ मसल, टेंडन और लिगामेंट्स को अटैच करने का जो सर्फेस प्रोवाइड करता है वो भी बोन ही करता है। उसके बाद जो लीवर, मतलब लीवर की तरह एक्ट करता है, राइट। तो लीवर मतलब क्या है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है, इसको अगर हमें उठाना है, राइट, तो इस तरीके से हम लीवर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऐसी चीज़ ऊपर उठ जाती है, तो ये जो लीवर की तरह एक्ट करता है, तो सर लीवर फॉर मस्कुलर एक्शन, राइट। तो वो सर लीवर की तरह एक्ट करता है। उसके बाद जो स्कल, वर्टिकल कॉलम, थोरेसिक केज, तो ये क्या करते हैं, वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, थोरेसिक कॉर्ड को इसको मतलब डैमेज होने से बचाती है। उसके बाद जो बोन मैरो मैन्युफैक्चर, तो ब्लड सेल, तो बोन मैरो जो ब्लड के बोन के अंदर होता है तो उसी को जो ये करता है, राइट, तो उसमें से ब्लड बनता है। उसके बाद जो बोन स्टोर्स अबाउट 97% ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो जो बोन होता है तो उसमें 97% ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में स्टोर होता है। उसके बाद जो बोन मैरो होता है तो उसमें कंटेंट रेटिकुलर एंडोथेलियम सेल विच इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर, तो वो पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स का भी ये पार्ट होता है। उसके बाद जो लार्जर पैरेंटनेजल एयर्स होता है जो अफेक्ट करते हैं टिम्बर ऑफ वॉइस, राइट। तो हमारे कुछ मतलब उसमें जो साइनसेस होते हैं, तो साइनसेस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वॉइस का टोन वगैरह सारी चीज़ें तो उससे वो डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें फंक्शंस आते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पे तो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, राइट। जैसे कि लॉन्ग बोन पे शॉर्ट नोट आ सकती है, अल्ट्रा शॉर्ट नोट आ सकती है, या किसी भी बोन पे अल्ट्रा शॉर्ट नोट आ सकती है। उसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग बोन एक आता है और सिस्मॉइड बोन, ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स है, राइट। तो अकॉर्डिंग सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द शेप। तो अकॉर्डिंग टू द शेप में हम करेंगे सबसे पहले जो आता है दैट इज लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन जो होता है ना, ईच लॉन्ग बोन है दैट इलोंगेटेड शाफ्ट दैट कॉल्ड डायाफाइसिस। तो शाफ्ट मतलब जो बोन्स का ये ऊपर वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन। तो डायाफाइसिस मतलब ये शाफ्ट वाला पोर्शन जो होता है, इट इज एन इलोंगेटेड डायाफाइसिस विद टू एक्सपेंडेड एंड दैट इज कॉल्ड द एपीफाइसिस, ये एपीफाइसिस। तो ये एक्सपेंडेड एंड एपीफाइसिस, राइट। तो ये हो गया। और इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। तो लॉन्ग बोन का वही है कि शाफ्ट उसका लॉन्ग होगा और उसमें दो एपीफाइसिस होंगे और जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो स्मूथ होगा। उसके बाद जो इसमें तीन सरफेस, तीन बॉर्डर्स वगैरह होते हैं वो आप आगे भी उसके आ जाएंगे। अब लॉन्ग बोन्स में और उसका क्लासिफिकेशन है तीन कैटेगरी में, दैट इज टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, राइट। तो टिपिकल लॉन्ग बोन क्या होता है कि टिपिकल लॉन्ग मतलब लॉन्ग बोन की तरह जो दिखते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फ्यूमर, टिबिया, फिबुला, जो कि टिपिकल लॉन्ग बोन है, राइट। बट मिनिएचर लॉन्ग बोन क्या है कि जिसमें कि एफ की एपीफाइसिस है। कैसे कि मिनिएचर लॉन्ग बोन, राइट। तो इसमें तो दो, टिपिकल लॉन्ग बोन में क्या है, दो एपीफाइसिस है, बट मिनिएचर लॉन्ग बोन में एक ही एपीफाइसिस है, राइट। तो ओनली वन एपीफाइसिस, लाइक कहाँ पे, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फाइलेंजिस में यहाँ पे एक ही एपीफाइसिस होता है, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है तो उसमें आती है मिनिएचर लॉन्ग बोन में, उसमें एक ही एपीफाइसिस होता है। उसके बाद जो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होते हैं, तो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में आती है मिडिलर कैविटी ऑफ क्लाविकल वगैरह। तो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में ये आते हैं। तो उसमें जो मिडुलर कैविटी है जो कि बोन मैरो के लिए चाहिए हमें, तो वो नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल क्लाविकल होता है, तो उसमें, राइट। तो ये वाला जो होता है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होते हैं। उसके बाद शॉर्ट बोन्स में क्या आता है, शॉर्ट बोन्स में क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड वगैरह, स्कैपॉइड, तो ये जो यहाँ पे बोन्स होती है तो वो आती है। उसके बाद जो मतलब शॉर्ट होते हैं एकदम जो, उसके बाद जो होते हैं फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन में होते हैं शालो प्लेट लाइक फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टन बॉडी कैविटीज, राइट। तो वॉल्ट ऑफ स्कल वगैरह, रिब्स वगैरह, स्टर्नम, स्कैपुला। तो फ्लैट बोन मतलब फ्लैट होती है, राइट। तो जो स्कल की बोन होती है वो हमारी फ्लैट होती है, तो उसी के
स्कल हो गई, रिब्स हो गई, रिब्स भी ऐसे पट्टी की तरह होती है, राइट। तो फ्लैट मतलब जो कि पट्टी की तरह नॉर्मली बोन्स होती है, तो उसी के हम कहते हैं। स्कल, रिब्स हो गई, स्टर्नम भी हो गया, स्कैपुला हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसी की आती है, राइट। तो फ्लैट बोन हो गया। उसके बाद जो इरेगुलर बोन, जो इरेगुलर बोन में उसका शेप जो होता है किसी मतलब इरेगुलर होता है, जैसे कि वर्टिब्रा हो गया, हिप बोन हो गया, बोन्स इन द बेस ऑफ द स्कल, तो ये सारी जो बोन्स होती है वो इरेगुलर बोन्स में आती है, राइट। न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक आपको नाम से समझ आ रहा है कि न्यूमैटिक दैट इज एयर फील्ड, मतलब जिसमें एयर कैविटी हो, राइट। तो सर्टन इरेगुलर बोन जिसमें कि लार्जेस्ट एयर स्पेसेस हो गए और लाइन बाय द एपिथेलियम इज कॉल्ड एज द न्यूमैटिक बोन, राइट। तो न्यूमैटिक बोन, उसके जो एग्जांपल आते हैं मैक्सिला, स्फिनोइड, इथमोइड, राइट। तो ये क्या करते हैं कि एक तो स्कल को लाइट वेट बनाते हैं, राइट। तो अगर इसमें एयर कैविटी तो लाइट वेट बनेगी। और उसके बाद जो रेजोनेंस ऑफ साउंड, तो टिम्बर ऑफ वॉइस को जो हमने पीछे बोन्स के फंक्शन में देखा था, तो उसको भी अफेक्ट करते, तो हेल्प्स इन द रेजोनेंस ऑफ द वॉइस। उसके बाद एयर कंडीशनर चैम्बर की तरह भी एक्ट करते हैं। और इसके बाद जो तो इसमें आती है फंक्शन, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है तो सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन क्या होता है कि दिस आर द बोनी नोड्यूल्स दैट फाउंड एम्बेडेड इन द टेंडॉन्स और जॉइंट कैप्सूल। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी बोनी नोड्यूल्स, राइट, तो बोन्स की जो नोड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं पे एम्बेड हो जाते हैं, मतलब कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पे ये डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं, दैट इज द टेंडॉन्स और जॉइंट के कैप्सूल में, राइट। और वहाँ पे वो बोन में डेवलप होते हैं, दैट कॉल्ड एज सिस्मॉइड बोन। तो उसमें क्या होता है कि हैव नो पेरियोस्टियम, तो उसमें पेरियोस्टियम नहीं होता है। उसके बाद जो ऑसिफाइज आफ्टर द बर्थ, ऑसिफाई आफ्टर द बर्थ होते हैं, एंड दैट रिलेटेड टू द आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस। तो वो मतलब डिपेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है आर्टिकुलर सरफेस के साथ। उसके बाद जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज, राइट। तो कोई भी जो उसका है तो वो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज होता है, लुब्रिकेटेड बाय द बर्सा एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, राइट। तो अगर नी में आपको वो सिस्मॉइड बोन दिखता है, राइट, तो उसमें जो होता है वो कांटेक्ट विद द कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है, लुब्रिकेटेड लुब्रिकेशन जो मिलता है उससे, तो मूवमेंट के लिए तो वो बर्सा एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिलता है। ये हो गया। तो हमारे नी में जो पटिला बोन होता है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है पिसिफॉर्म बोन का, सॉरी सिस्मॉइड बोन का जो बेस्ट एग्जांपल है पटेला। उसमें पिसिफॉर्म बोन भी आता है, टैबेला भी आता है, राइट। तो फैबेला, तो राइट, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो फंक्शंस ऑफ सिस्मॉइड बोन्स होते हैं तो उसमें 4 फंक्शंस आते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, राइट। सबसे पहले रजिस्ट द प्रेशर, तो इसका काम जो है प्रेशर को रजिस्ट करना। उसके बाद मिनिमाइज द फ्रैक्शन और अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ द मसल्स, ये वाली चीज़ होगी। और मेंटेन द लोकल सर्कुलेशन, राइट। तो ये 4 चीज़ें इसको मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सिस्मॉइड बोन आपको इंपॉर्टेंट आता है कि बोनी नोड्यूल्स होते हैं जो कि एम्बेडेड हो जाते हैं, कहाँ पे, तो टेंडॉन्स में हो जाएंगे या जॉइंट कैप्सूल में। इसमें कोई पेरियोस्टियम नहीं होता है, ऑसिफाई आफ्टर द बर्थ होता है और रिलेटेड टू द आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर सरफेस से रिलेटेड हो सकते हैं। उसके बाद जो कोई भी सरफेस जो कि कॉन्टैक्ट में है वो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन मतलब हाइलाइन कार्टिलेज वगैरह से लोकेटेड होता है, लुब्रिकेशन जो उसे दिया जाता है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन या बर्सा से दिया जाता है। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं पटेला, पिसिफॉर्म बोन्स वगैरह, ये एग्जांपल आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे पटेला है हमारा, राइट। तो पटेला कहाँ पे होता है, नी में होता है, राइट। तो नी में जो होता है तो नी में उसका क्या काम है, राइट। तो इट रजिस्ट द प्रेशर, इट मिनिमाइज द फ्रिक्शन, राइट, इट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ द मसल्स एंड मेंटेन द लोकल सर्कुलेशन, राइट। तो उसके ये 4 फंक्शंस हो गए। तो ये सिस्मॉइड बोन एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एस्टरी और सुपरन्यूमरी बोन। एस्टरी बोन और सुपरन्यूमरी बोन दैट इज कॉल्ड, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है बट किसी किसी केस में प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बट कभी कभी हो सकता है, जैसे सुचरल बोन्स हो गया, ऑस्ट्रोगे में हो गया, लैटरल ट्यूबरकुलम ऑफ टैलस पे होता है ये, ऑस्फेलोनम द ट्यूबर 50 मीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें, बट ये इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, राइट। तो ये हो गया हेटेरोडॉबिक बोन्स, वही है बोन्स दैट समटाइम डेवलप फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू, राइट। तो वही है हॉर्स राइडर्स वगैरह में तो अडक्टर मसल्स, राइट। तो राइडर्स बोन जो बनता है तो अडक्टर, हॉर्स राइडर डेवलप बोन इन अडक्टर मसल, तो उसमें आता है दैट कॉल्ड राइडर्स बोन। तो ये जो होता है हेटेरोडॉबिक बोन होता है। तो ये वो हो गए। अब हमने जो देखा था, ये जो देखा था हमने अकॉर्डिंग टू द शेप देखा था। अब उसके बाद देखते थे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट के थ्रू जो क्लासिफिकेशन था उसमें, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है तो ये 2 तरीके से, मेम्ब्रेनल बोन और सोमैटिक बोन। तो मेम्ब्रेनस जो बोन्स होते हैं, डर्मल बोन, तो ये क्या होते हैं, ऑसिफाई इन द मेम्ब्रेन, राइट। तो इंट्रामेम्ब्रेनस और मीजेनकाइमल ऑसिफिकेशन, कोई भी मेम्ब्रेन में अगर ऑसिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से फिर क्या होता है, बोन बनता है, कॉल्ड मेम्ब्रेनल बोन दैट डिराइव्ड फ्रॉम द मीजेनकाइमल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है, स्कल वगैरह जो होता है, फेशियल बोन्स होता है, वो मेम्ब्रेनल बोन्स के एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने चाहिए। तो मेम्ब्रेनल बोन जो कि मेम्ब्रेन कोई भी ऑसिफिकेशन हो जाता है तो उसको मेम्ब्रेन बोन कहा जाता है, डर्मल बोन। तो इसमें एग्जांपल आता है वॉल्ट ऑफ स्केल ऑन फेशियल बोन्स। उसके बाद जो होता है कार्टिलेजनस बोन, तो उसमें क्या होता है, कार्टिलेज ऑसिफाई होता है, तो इसमें इंट्रा कार्टिलेजनस और एंडो कार्टिलेज ऑसिफिकेशन हो सकता है जो कि डिराइव फ्रॉम कार्टिलेजनस मॉडल। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी
कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन होकर जो बोन्स बनते हैं कॉल्ड एज द कार्टिलेजिनस बोन, तो उसमें आते हैं बोन्स ऑफ लिम्स एंड वर्टिबल कॉलम्स एंड थोरेसिक केज, ये सारी चीज़ें तो कार्टिलेज से ऑसिफाई होकर बोन्स बनती है। उसके बाद मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, तो पार्टली ऑसिफाइड इन द मेम्ब्रेन एंड पार्टली इन द कार्टिलेज, दैट्स कॉल्ड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, तो उसमें मेम्ब्रेन का भी पार्ट है, कार्टिलेज का भी पार्ट है, तो उससे ऑसिफिकेशन हो जाता है। तो एग्जांपल है क्लाविकल, मैंडिबल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड स्पिनॉइड, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो उसके बाद जो सेकंड आता है तो सोमैटिक बोन एंड विसरल बोन, तो सोमैटिक बोन एंड विसरल बोन में क्या होता है कि सोमैटिक द मोस्ट ऑफ द बोन्स आर सोमैटिक, विसरल बोन्स में नहीं होता, दिस आर डेवलप फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस, एग्जांपल हॉइड बोन वगैरह, मैंडिबल वगैरह, ईयर ऑसिकल, राइट, तो ये वाली चीज़ विसरल बोन में आती है। बट सोमैटिक बोन जो नॉर्मल वाली सारी बोन्स है तो सोमैटिक बोन में आती है। तो विसरल बोन में क्या आता है, हॉइड बोन वगैरह, मैंडिबल, ईयर ऑसिकल, तो ये कहाँ पे जैसे नॉर्मल फेरेंजियल आर्चेस वगैरह से डेवलप होती है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद हम देख रहे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के बाद रीजनल क्लासिफिकेशन, तो रीजनल क्लासिफिकेशन हमने पहले भी देख चुके हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, वर्टिबल कॉलम और थोरेसिक केज, तो ये सारी चीज़ें आती है तो एक्सियल स्केलेटन में। बट उसके अलावा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है तो उसमें आती है एपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ लिम्स, तो उसी में आती है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो उसमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में दो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, तो एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक हम देख लेते हैं, राइट। तो मैक्रोस्कोपिक में कॉम्पैक्ट बोन एक होता है और एक कैनकुलस और स्पॉन्जी ट्यूबरकुलस बोन होता है। तो कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, स्ट्रक्चर लाइक आइवरी और एक्सट्रीमली पोरस जो होता है कॉम्पैक्ट बोन होता है, उसमें डेवलप इन द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन एंड एडेप्टेशन बेंडिंग ट्विस्टिंग फोर्सेज। तो ये कॉम्पैक्ट बोन जो होता है तो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, जो कि अडेप्टेशन टू द बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्सेस को प्रिवेंट करता है, तो उसको स्ट्रेंथ देता है, राइट। उसके बाद जो ये होता है और जो यहाँ पे स्पॉन्जी बोन, तो ये साइड में तो कैनकुलस, स्पॉन्जी और ट्रेबेकुलस स्थित होता है, तो मेड अप ऑफ मेशवर्क ऑफ ट्रेबेकुली, तो जिसमें मैरो कंटेनिंग स्पेसेस वगैरह होती है तो उससे वो मेंटेन करता है, राइट। तो उसमें बहुत सारी ये होता है, तो ये चीज़ है। तो उतने मतलब ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं ऐसे नॉर्मली ले लिया। अब उसके बाद जो आपको कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वॉल्फ लॉ क्या है, राइट। इसी को ऑल्सो कहते हैं ट्रैजेक्टरी थ्योरी ऑफ वॉल्फ। तो उसमें क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन जो होता है हमारा, तो बोन फॉर्मेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। तो आपने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट, 11th में इलास्टिसिटी चैप्टर में। तो उसी को है कि बोन फॉर्मेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जितना मतलब स्ट्रेस या स्ट्रेन होगा बॉडी में तो उतना ही बोन फॉर्मेशन होगा। तो यही चीज़ है हमारा वुल्फ लॉ, राइट। तो ये जो होता है इसमें 2 फोर्स होते हैं, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे ये 2 फोर्सेस प्रेजेंट है तो हमारा बोन फॉर्मेशन प्रमोट होता है। तो ये 2 अकॉर्डिंग टू द वुल्फ लॉ। अब उसके बाद जो एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, राइट, तो 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एंड कैनकुलस और स्पॉन्जी बोन। सबसे पहले जो लोकेशन, तो राइट, कॉम्पैक्ट बोन जो हमारा प्रेजेंट होता है वो शाफ्ट डायफाइस दैट इज लॉन्ग बोन, तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा, राइट। तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा शाफ्ट या लॉन्ग बोन में। उसके बाद जो कैनकुलस और स्पॉन्जी बोन जो होता है एपिफाइसिस या लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो होता है लैमेली अरेंज इन द हवर्शियन सिस्टम, राइट। तो लैमेली जो होता है हवर्शियन सिस्टम में होता है, बट अरेंज इन द मेशवर्क्स होता है, हवर्शियन सिस्टम आर नॉट प्रेजेंट। तो स्पॉन्जी बोन में हवर्शियन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। बोन मैरो में रिच इन स्टोर इन फैट वेयर प्यूबर्टी रेड बिफोर द प्यूबर्टी, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे येलो होता है, बोन मैरो में क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन में येलो होता है स्टार्टिंग में जो कि फैट को स्टोर करता है, बट प्यूबर्टी में, राइट, तो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि रेड हो जाता है ये चीज़, जिसमें कि आरबीसी वगैरह बनते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। बट इसमें क्या होता है कि कैंसरस बोन में तो रेड होता है, प्रोड्यूस आरबीसी ग्रैनुलर सीरीज डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह वो भी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो होता है कॉम्पैक्ट बोन का हार्ड एंड आइवरी लाइक होता है, और जो कैंसरस स्पॉन्जी बोन होता है स्पॉन्जी नेचर होता है उसका। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि बोन्स के पार्ट्स क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले नॉर्मली ये बोन है हमारा, राइट। अब ये बोन का सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होता है पेरियोस्टियम, राइट। पेरियोस्टियम ये वाला हो गया। अब उसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन था कॉर्टेक्स और कॉम्पैक्ट बोन, तो ये वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स और कॉम्पैक्ट बोन। अब उसके अंदर जो कैविटी दैट कॉल्ड द मेडुलर कैविटी, ये आपको रेड कलर में दिख रही है दैट कॉल्ड द मेडुलर कैविटी। तो ये 3 हो गए। अब उसके बाद जो हम देखेंगे ऊपर इस वाले पोर्शन में क्या आता है। सबसे पहले तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो आर्टिकुलेट करता है किसी और सरफेस के साथ, आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर कैंसुलस बोन जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे होता है, तो कैंसुलस बोन हो गया। फाइब्रस कैप्सूल जो वो जॉइंट कैविटी को कवर करती है, तो फाइब्रस कैप्सूल हो गई। तो ये वाले पार्ट्स हो गए। अब ये पार्ट्स के बाद हम और अच्छे से पार्ट देख लेते हैं कि किस पार्ट मतलब जो होता है। तो सबसे पहले जो बोन्स का ऊपर वाला पोर्शन है दैट कॉल्ड एपिफाइसिस, राइट। तो ये वाला एपिफाइसिस होता है, और ये वाला जो बीच का पार्ट है
दैट इज कॉल्ड एज द डायाफाइसिस। तो ये वाले दो पोर्शन हो गए, राइट, एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। अब एपिफाइसिस और ये वाला डायफाइसिस, इन दोनों के बीच में एक होता है मेटाफाइसिस, राइट। तो मेटाफाइसिस यहाँ पे होता है, राइट। तो ये मेटाफाइसिस हो गया, ये एपिफाइसिस हो गया, मेटाफाइसिस हो गया। और यहाँ इन दोनों के बीच में एक प्लेट होती है, तो कॉल्ड एपिफाइशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, जो कि ग्रोथ प्लेट होती है, जहाँ की ग्रोथ होती है, राइट। तो ये हो गया एपिफाइसिस, ये हो गया मेटाफाइसिस, और यहाँ पे जो ग्रोथ प्लेट है तो कॉल्ड एपिफाइशियल प्लेट ऑफ ग्रोथ, ये वाली चीज़ है। उसके बाद तो उसे में यहाँ पे मेटाफाइसिस है, एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट है, एपिफाइसिस। तो इस तरीके से उसके पार्ट्स है ये। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आता है उसमें एपिफाइसिस। एपिफाइसिस पे आपको शॉर्ट नोट कन्फर्म ही आती है, राइट। तो ये आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है और मैं आपको बता भी दूंगा, राइट। तो एपिफाइसिस क्या है हमारा, जो यहाँ पे हमने देखा था एपिफाइसिस क्या है, तो ये वाला जो एंड है दैट इज एंड एंड टिप्स ऑफ बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर, राइट। तो ये टिप ऑफ द बोन होता है, राइट। तो एंड या टिप बोन का होता है जो कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से ऑसिफाई होता है। ये सेकेंडरी सेंटर क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ऑसिफाई फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर दैट इज कॉल्ड द एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस डेफिनेशन क्या है, इट इज द टिप ऑफ द बोन और एंड ऑफ द बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज द एपिफाइसिस। तो ये वाली चीज़ हो गई उसका। अब उसमें जो होते हैं ना, तो ये चार प्रकार के एपिफाइसिस होते हैं। एक तो प्रेशर एपिफाइसिस हो गया, एक ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटोस्टिक एपिफाइसिस, एब्रेटिव एपिफाइसिस। तो ये जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एपिफाइसिस। तो आपको ये चार चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, राइट। और इसमें मैं डायग्राम में भी आपको समझा दूंगा। इसके आपको एक तो प्रेशर एपिफाइसिस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, हर चीज़ के डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो प्रेशर एपिफाइसिस सबसे पहले, तो प्रेशर एपिफाइसिस क्या होता है कि इट इज एन आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि टेक पार्ट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट। जो प्रेशर एपिफाइसिस होता है आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि वेट ट्रांसमिशन में काम करता है, राइट। तो इट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट, और जो कि आर्टिकुलर सरफेस है। तो उसके एग्जांपल क्या आते हैं प्रेशर एपिफाइसिस के, हेड ऑफ द फ्यूमर, लोअर एंड ऑफ द रेडियस। तो ये इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको डायग्राम में, तो प्रेशर एपिफाइसिस में तो ये है, राइट। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस तो इसमें आता है। तो ये वेट ट्रांसमिशन का काम करता है, राइट। तो आर्टिकुलेट सरफेसिंग भी है। तो ये वाली चीज़ जो है तो वो होता है प्रेशर आर्टिकुलर एंड टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट। तो हेड ऑफ ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ रेडियस वगैरह। तो ये जो होता है वो काम है। उसके बाद जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस होता है, तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो होता है इट इज नॉन आर्टिकुलर होता है, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट। अब जैसे प्रेशर एपिफाइसिस उसके अपोजिट दैट ट्रैक्शन एपिफाइसिस, तो ये नॉन आर्टिकुलर भी है और वेट ट्रांसमिशन में उसका कोई रोल नहीं है, राइट। बट इट ऑलवेज प्रोवाइड अटैचमेंट टू द वन और मोर टेंडन विथ, राइट। तो ये सिर्फ काम क्या है उसका, कोई भी मतलब एक या दो टेंडन को अटैच करना जो कि उस पर एग्जर्ट ट्रैक्शन कर, मतलब एग्जर्ट ट्रैक्शन ऑन एपिफाइसिस, राइट। तो उसी को हम कहते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस। तो उसमें क्या होता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस ऑसिफाई लेटर द प्रेशर एपिफाइसिस। तो राइट, तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस बाद में ऑसिफाई होता है प्रेशर एपिफाइसिस से, राइट। तो उसमें आता है ट्रोकेंटर ऑफ फ्यूमर वगैरह, ट्यूबरकल वगैरह, तो ये आता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हम ट्रैक्शन एपिफाइसिस, तो ये वाला हो गया, राइट। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस में कोई बोनी वगैरह मतलब जो मसल्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, टेंडन वगैरह, तो उसे में ट्रांसमिशन ऑफ वेट नहीं करता है, बट सिर्फ अटैचमेंट करता है जो कि ट्रैक्शन मतलब ट्रैक्शन पैदा करके रखता है उसमें। तो ये वाला, तो उसमें ट्रोकेंटर ऑफ फ्यूमर एंड ट्यूबरकल ऑफ फ्यूमरस, तो ये वाला जो है ट्यूबरकल ऑफ फ्यूमरस, तो ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस का एग्जांपल है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं एटावेस्टिक एपिफाइसिस। तो एटावेस्टिक एपिफाइसिस जो होता है फाइलोजेनेटिकली जो होता है इंडिपेंडेंट बोन होता है। कोई भी एटावेस्टिक एपिफाइसिस जो होता है वो फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट होता है, बट वो बाद में फ्यूज हो जाता है। जैसे कोई फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन में वो इंडिपेंडेंट होता है बट बाद में जाके फ्यूज हो जाता है। फाइलोजेनेटिकली इट इज इंडिपेंडेंट बोन बट विच मैन बिकम द फ्यूज विथ अनदर, तो वो बाद में फिर फ्यूज हो जाता है किसी और बोन के साथ। जैसे एग्जांपल क्या है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ऑस्ट्राइमिजन और लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस वगैरह। तो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ ये वाली जो कोराकोइड प्रोसेस है स्टार्टिंग में तो वो फ्री रहती है, बट बाद में वो जो मैन में होती है तो वो फ्यूज कर जाती है कुछ उसके मतलब उसमें। तो ये जो है एटावेस्टिक एपिफाइसिस का एग्जांपल है, कोराकोइड प्रोसेस एंड ऑल्सो ऑस्ट्राइमिजम और लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो होता है एबरेंट एपिफाइसिस। तो एबरेंट एपिफाइसिस जो होता है वो मतलब हर बार नहीं प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये क्या होता है कि एपिफाइसिस एट द एंड एट द हेड और फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ द ऑर्डर मेटाकार्पल बोन्स हो गया, तो एबरेंट एपिफाइसिस होता है। तो ये वाली चीज़ हो गई, राइट।
तो ये डायग्राम में तो एबरेंट इपिफाइसिस नहीं दिया हो, तो इट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, बट इपिफाइसिस ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड फर्स्ट मेटाकार्पल एंड एंड बेस ऑफ द अदर मेटाकार्पल बोन, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, राइट। तो हमने अभी इपिफाइसिस देख लिया। तो इपिफाइसिस के बाद हम देख लेते हैं डायफाइसिस। तो डायफाइसिस जो होता है, तो डायफाइसिस इज एन इलोंगेटेड शाफ्ट होता है लॉन्ग बोन का, जो ऑसिफाई फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर, राइट। तो डायफाइसिस जो होता है प्राइमरी सेंटर से बनता है, बट इपिफाइसिस जो होता है वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से बनता है। उसके बाद मेटाफाइसिस क्या था, तो मेटाफाइसिस जो बीच वाला मतलब हमारा पोर्शन था, राइट। तो अगर डायग्राम में दिखा दो आपको, तो मेटाफाइसिस ये वाला पोर्शन जो है तो वो मेटाफाइसिस है। तो मेटाफाइसिस क्या होता है, इट इज एपिफाइशियल एंड ऑफ द डायफाइसिस। तो एपिफाइशियल एंड ऑफ द डायफाइसिस, तो डायफाइसिस का एंड होता है जो कि एपिफाइसिस की तरफ है, तो उसी को हम मेटाफाइसिस कहते हैं। तो एपिफाइशियल एंड ऑफ डायफाइसिस कॉल्ड एज मेटाफाइसिस, राइट। तो ईच मेटाफाइसिस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। तो ये मेटाफाइसिस जो होता है उसमें एक प्लेट भी होती है, एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट और मेटाफाइसिस, तो ये दोनों जो होते हैं तो जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बिफोर इपिफाइजियल फ्यूजन, तो ये इपिफाइजियल फ्यूजन होने से पहले ये जोन ऑफ ग्रोथ होते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि ये क्यों मतलब एक्टिव ग्रोथ का सेंटर होता है, क्योंकि इट इज रिचली सप्लाइड बाय द मेटाफाइजियल, इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड एंड ब्लड थ्रू द एंड आर्टरीज फॉर्मिंग द हेयर पिन बेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि बोन्स के एंड्स में क्या करते हैं, तो ये हेयर पिन बेंड्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो हेयर पिन बेंड्स जो फॉर्म होते हैं, तो ये हेयर पिन बोन मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो उसमें क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी एम्बलाई वगैरह उसमें आके डिपॉजिट हो सकता है और फिर इन्फेक्शन कर सकता है बोन में, तो उसी को हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस किस में कॉमन होता है, चिल्ड्रन में, क्योंकि उसमें बोन्स का फ्यूजन नहीं होता है, एपिफाइसिस का फ्यूजन नहीं होता है, तो मतलब सॉरी मेटाफाइसिस का, तो उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन मोर कॉमन होता है, जो कि एडल्ट में नहीं होता है। दिस इज कॉमन इन फ्रीक्वेंट ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन बिकॉज बैक्टीरिया एंड एम्बोलाई इजीली ट्रैप्ड इन द हेयर पिन बेंड दैट कॉजिंग इंट्रैक्शन। बट वही है कि इपिफाइजियल फ्यूजन होता है जब वस्कुलर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन, जब इपिफाइजियल फ्यूजन हो जाता है तो वस्कुलर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन द मेटाफाइसिस एंड एपिफाइजियल आर्टरीज एंड नाउ मेटाफाइसिस नो कंटेन हेयर एंड आर्टरीज उसमें नहीं होते एंड उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं हो सकता एडल्ट्स में। तो ये हो गया। अब उसके बाद इपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो सेपरेट द एपिफाइसिस फ्रॉम द मेटाफाइसिस होता है। उसके बाद जो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स में होता है, दिस कार्टिलेज प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ वाइज ग्रोथ, अगर बोन्स की लेंथ अगर ग्रो करनी है तो उसमें जो काम आता है एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, तो वो आती है। उसके बाद जो आता है आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन बोन कैन नो लॉन्गर ग्रोथ इन लेंथ, तो ग्रो कार्टिलेज नरिश इन द बोथ इपिफाइजियल एंड मेटाफाइजियल आर्टरीज, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, तो ये आपको पूछा ही जा सकता है। तो सबसे पहले लॉन्ग बोन का जो ब्लड सप्लाई होता है तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, राइट। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जो बोन्स का ये वाला ये बोन है, तो इसमें एक ऐसे मतलब स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे फोरामेन होता है, जो कि मतलब एक छेद की तरह होता है जहाँ से आर्टरी आपके अंदर चली जाएगी बोन, क्योंकि बोन एक तो सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से आप बोन को आर्टरी तो एंटर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक फोरामेन होता है कॉल्ड न्यूट्रिएंट फोरामेन, जहाँ से आर्टरी अंदर एंटर करती है और जहाँ से फिर इस तरह की सप्लाई करती है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट के बाद हम डायग्राम समझ लेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी में क्या होता है कि एंटर द शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंटर करती है, विच रन ऑब्लिकली एंटर द कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स में ऑब्लिकली जाके कॉर्टेक्स में एंटर कर देती है, विच डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस। तो असेंडिंग ऊपर वाली, डिसेंडिंग जो नीचे वाली ब्रांचेस में मेडुलरी कैविटी में डिवाइड हो जाती है। अब उसके बाद जो होते हैं ईच ब्रांच डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स विच टर्मिनेट इन द अडल्ट मेटाफाइसिस, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये मेटाफाइसिस में जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दिख रहे हैं टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं मेटाफाइसिस विच एनास्टोमस विद द एपिफाइशियल मेटाफाइशियल एंड पेरियोस्टल। तो यहाँ पे भी एनास्टोमस करते हैं कहाँ से, मेटाफाइशियल आर्टरी, एपिफाइशियल प्लेट कार्टिलेज वगैरह, तो ये सारी जो आर्टरीज आती है यहाँ पे, तो इसके साथ ही एनास्टोमोसिस करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई जो होती है मिडलर कैविटी को सप्लाई करती है, तो इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइसिस को ये सप्लाई करती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी किसको सप्लाई करें, एक तो मिडलर कैविटीज को सप्लाई कर रही है, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइसिस, तो मेटाफाइसिस हो गया, मिडलर कैविटी हो गया, और इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई जो करेंगे वो न्यूट्रिएंट आर्टरी करेंगे। और जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, तो ये जो आपको अगर किसी भी बोन में उसका न्यूट्रिएंट फोरामेन ढूंढना है तो इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम कोई भी ग्रोइंग बोन हो, मतलब ग्रोइंग बोन का एंड हो, राइट, जहाँ पे ग्रोथ अभी भी बची हुई है, तो उसके अपोजिट में जो होगा न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा, इट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। तो उसका जो आपको याद करने के लिए ये है कि
मतलब निमोनिक्स की तरह याद रख लीजिएगा, टू द एल्बो आई ग्लो, टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। मतलब टूवर्ड्स एल्बो हम जा सकते हैं बट नी के खिलाफ जाएंगे, मतलब दूर जाएंगे। तो जो यहाँ पे लिम्स में जो बोन्स है तो इसका जो भी न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा तो ये हमारे एल्बो की तरफ साइड वाले होगा, बट वही नी के इसमें ये टू अपोजिट नी यहाँ पे अपोजिट में होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये डायग्राम समझ लीजिएगा। डायग्राम में आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करेगी, न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा, यहाँ पे एक छेद होगा, पोर होगा, राइट। तो यहाँ से क्या करके एंटर करके ऑब्लिकली चल जाएगी कॉर्टेक्स में, राइट। तो यहाँ जाने के बाद ये असेंडिंग में चली ब्रांचेस में डिवाइड होगी, डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड होगी। अब ये दोनों जो ब्रांचेस है फिर वो चले जाएंगे यहाँ पे मेटाफाइसिस में, मेटाफाइसिस में ये एंड हो जाएंगे, राइट। तो फिर ये मेटाफाइसिस में कुछ आर्टरी आएगी, एपिफाइसिल कोट आर्टरी होगी, राइट। तो इनमें क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मेटाफाइसिस के जो पार्ट में है तो यहाँ पे हमें हेयर पिन बिंड्स दिख रहे हैं, बैंड्स। तो यहाँ पे ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये वाले, तो इसी को हेयर पिन बैंड्स इन द एंड आर्टरी, तो मेटाफाइसिस बिफोर एपिफाइसिल फ्यूजन। तो इसमें एंड आर्टरी में हेयर पिन बैंड्स बन जाते हैं। अब कोई भी क्या होता है, कोई भी अगर इन्फेक्शन मतलब ब्लड में इन्फेक्शन आ जाए, कोई भी मतलब बैक्टीरिया आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए तो ये क्या एम्बोलाई वगैरह, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से फिर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो वही फिर चिल्ड्रन में ऑस्टियोमाइलिटिस का रीज़न होता है। बट इन केस ऑफ अडल्ट तो ये फ्यूज हो जाता है, तो उसका ब्लड सप्लाई अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे जो इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलिटिस नहीं होता है, अडल्ट में मोर कॉमन नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद एपिफाइसियल भी आर्टरीज भी होते हैं जो कि ऊपर से सप्लाई करेगी, पेरियोस्टल आर्टरी जो कि बाहर से सप्लाई करती है, तो ये वाली जो पेरियोस्टल सरफेस को सप्लाई करती है, राइट। तो ये वाली हो गई। उसके बाद जो एनास्टोमोसिस करती है तो ये वाली चीज़ सारी जो एनास्टोमोसिस करते हैं, मैंने सारी चीज़ें उसमें ब्लड सप्लाई में मैंने बता दिया, राइट। तो ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन इन अपर लिम एंड लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस रेडियस लोअर अल्ना वगैरह, तो उसमें वही ग्रोइंग एंड्स क्या होता है। अब उसमें पेरियोस्टल आर्टरी जो क्या है, पेरियोस्टल आर्टरी क्या थी हमारी, तो ये वाली जो बाहर के पोर्शन को सप्लाई कर रही है, तो ये देख लेते हैं। तो पेरियोस्टल दिस आर द न्यूमरस बीनीथ द मस्कुलर एंड लिगामेंटस अटैचमेंट, दिस आर फर्मली बीच विद द पेरियोस्टियम एंड एंटर द वोकियम कैनल्स, वोल्क्समैन कैनल एंड सप्लाई द आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स। तो 2/3 कॉर्टेक्स को कौन न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करा हुआ है, 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को कौन पेरियोस्टल आर्टरी सप्लाई करेगी। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद एपिफाइशियल आर्टरी, तो एपिफाइशियल आर्टरी कौन सी है, तो ये वाली जो एपिफाइस को सप्लाई कर रही है। तो एपिफाइशियल आर्टरी जो होती है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केट्स, तो उसमें क्या होता है, फाउंड इन नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ न्यूमरस वस्कुलर फोरामेन, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट फोरामेन्स होते, मतलब वस्कुलर फोरामेन्स होते हैं, बट उसमें कुछ ही फोरामेन से आर्टरी एंटर करती है, राइट। तो बाकी से वेन्स का जो एग्जिट करती है, राइट। तो एपिफाइसिस में बहुत सारे मतलब फोरामेन मतलब क्या हो, पोर्स होते हैं जो जहाँ से आर्टरी एंटर करती है, बहुत सारे होते हैं बट कुछ ही पोर्स में आर्टरी एंटर करती है, एपिफाइशियल आर्टरी एंटर करती है, और जो बाकी वो बचे हुए पोर्शन उससे वेन्स जो होती है वो एग्जिट कर लेती है, राइट। तो नंबर्स एंड साइज ऑफ फोरामेन में वेरीज द गेट, तो ये जो नंबर्स एंड साइज ऑफ द फोरामेन्स होती है वो आइडिया देती है कि बोन्स कितना वस्कुलर है, तो उसका एक आइडिया हमें मिलता है। उसके बाद जो मेटाफाइसियल आर्टरी है इट डिराइव्ड फ्रॉम द नेबरिंग सिस्टमिक वेसल्स, तो पास डायरेक्टली इनटू मेटाफाइसिस एंड रीइंफोर्स इनटू मेटाफाइसियल ब्रांच एंड प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो होता है मिनिएचर लॉन्ग बोन्स जो हमें था उसमें एक ही एपिफाइसिस होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन बिगेन्स इन द मिडल ऑफ द शाफ्ट रादर देन द मेटाफाइसिस, क्योंकि मेटाफाइसिस एक ही शाफ्ट है तो उसमें फिर तो उसकी वजह से फिर ये मिडल ऑफ द शाफ्ट में ये उसका इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। तो एपिफाइसिस एक ही होने की वजह से इसका इन्फेक्शन जो होता है वो बिगेन्स इन द मिडल ऑफ द शाफ्ट। तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वो ब्रेक कर जाती है प्लेक्सस में, विच रीचिंग अपॉन द मिडलरी कैविटी, तो उसमें होता है। और वही है कि अडल्ट में चांस कम हो जाते हैं इन्फेक्शन वगैरह के, क्योंकि वो पेरियोस्टल आर्टरीज के साथ वो रिप्लेस कर दिया जाता है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, ये आपको इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन उस पर कभी कभी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, बोन्स जो होती है वो बोन्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, बोन्स आर द मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कंडेंसेशन। तो उसमें क्या होता है, दो प्रकार के कंडेंसेशन होते हैं, एक तो इंट्रामेम्ब्रेनस और मेसेनकाइमल का ऑसिफिकेशन, दूसरा होता है इंट्राकार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ट्रियल ऑसिफिकेशन। तो इंट्रामेम्ब्रेनस और मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन आपको नाम में ही समझ आ रहा है, इंट्रामेम्ब्रेनस तो मेम्ब्रेन के अंदर जो क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मेसोडर्मल मॉडल्स ऑफ इनटू द बोन्स। तो मेसोडर्मल मॉडल्स है
जो कि बोन्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट कॉल्ड इंट्रामेम्ब्रेनस और मेसेंकाइमल ऑसिफिकेशन, राइट। तो उसी को हम जो बोन्स बनते हैं दैट कॉल्ड मेम्ब्रेनस बोन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से जो बोन बने गए मेम्ब्रेनस और डर्मल बोन्स, उसी को कहते हैं। उसके बाद जो मीजोडर्मल स्टेज थी हमारी ये वाली, तो मीजोडर्मल स्टेज जो होती है वो पासेस बिटवीन द थ्रू द कार्टिलेजनस स्टेज बाय क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो उसमें होता है फिर कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेजनस मॉडल। तो उसमें फिर दूसरा है हमारा इंट्रा कार्टिलेजनस और एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है कि कार्टिलेजनस मॉडल जो होता है बोन का, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है बोन में। तो कार्टिलेजनस मॉडल जो होता है बोन में कन्वर्ट होता है, कॉल्ड द इंट्रा कार्टिलेजनस और एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। तो उसी को हम कहते हैं कार्टिलेजनस बोन, जो बोन बनता है उसी को हम कार्टिलेजनस बोन कहते हैं। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो ऑसिफिकेशन होता है वो टेक प्लेस इन द सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, राइट। ईच वन विथ पॉइंट लैमिला वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बोन्स में दो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं, मतलब एक तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, दूसरा जो होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि इट अपीयर्स बिफोर द बर्थ, राइट, ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो उसमें ये जो बनता है इधर प्राइमरी सेंटर बनता है। प्राइमरी सेंटर में हमें क्या देखा था, डायफाइसिस बनता है, बट सेकेंडरी सेंटर से क्या बनता है, एपिफाइसिस बनता है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी थी। सेकेंडरी सेंटर आफ्टर बर्थ ही होता है, फ्यूज एक्सेप्शन जो होता है उसमें लोअर एंड वगैरह फ्यूमर वगैरह या फिर टिबिया के वगैरह जो बाद में बनता है आफ्टर द बर्थ, जो कि पहले बनते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है उसमें सेकेंडरी सेंटर में। तो ये वाले हो गए। अब प्राइमरी सेंटर जो फॉर्म करता है डायफाइसिस करता है, सेकेंडरी सेंटर जो एपिफाइसिस फॉर्म करता है, राइट। तो ये दो सेंटर हो गई। बट नॉर्मल जो हमारे एडल्ट बोन में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी। तो ये फ्यूजन हो जाता है प्यूबर्टी में, एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस का फ्यूजन हो जाता है, जो कि कंप्लीट हो जाता है 25 ईयर पे। और उसकी वजह से ये जो सेंटर्स होते हैं वो ऑसिफाई में मतलब फ्यूज हो जाता है, जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेंटर खुद में मतलब फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पाती हमारे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन क्या कहता है कि जो भी मतलब हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो होता है विच अपीयर फर्स्ट, जो कि पहले मतलब जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है वो पहले बनता है बट सबसे लास्ट में यूनाइट होता है। तो यही चीज़ है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इट इज एन विच अपीयर फर्स्ट बट यूनाइट एज ए लास्ट। तो ये वाला उसका लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन है। तो ये वाला है। और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स जो होता है उसमें जो एपिफाइजियल फ्यूजन डिले हो जाता है, जिसको हम ग्रोथ एंड ऑफ द बोन्स कहते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स में देखिए, बोन ग्रो बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द एपिफाइशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। तो उससे ग्रो हो जाता है। बोन ग्रो इन थिकनेस बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड डीपर रेल ऑफ पेरियोस्टियम। तो उसमें थिकनेस बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ाने के लिए हमें एपिफाइशियल प्लेट में ग्रोथ करनी है तो लेंथ बढ़ती है, थिकनेस के लिए पेरियोस्टियल जो टिश्यूज होते हैं उसमें करती है। फिर बोन ग्रोथ होते हैं, डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन ऑन द सर्फेस एट द एंड। तो उसमें न्यू बोन्स का ही होता है। तो दैट फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, तो उसके होते हैं अपोजिशनल ग्रोथ और सरफेस एक्सेशन। तो उसमें जो होता है नए नए बोन्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद जो होता है मेंटेन इट्स शेप एंड अनवांटेड बोन से रिमोट। तो ये वाली चीज़ सारी जो होती है उसमें आती है। तो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स में जो आता है ना, तो इसमें ये डायग्राम भी है। तो इसमें कार्टिलेज है, कार्टिलेज से अगर कैल्सिफाइड हो रहा है कार्टिलेज से बोन बन सकता है, कॉलेज जो हमने ये देखा था इंट्रा, ये वाली चीज़, राइट। तो इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ट्रियल ऑसिफिकेशन तो इसमें बन रहा है। फिर प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है पहले, उसके बाद सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आफ्टर द बर्थ बनता है। अब ये प्यूबर्टी के बाद ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एक बोन बनता है। तो ये वाली सारी चीज़ थी तो इसमें थी। अब उसके बाद जो ये वाली सारी चीज़ें उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बट उतना इंपॉर्टेंस उसका सिग्निफिकेंस कोई नहीं है और आगे भी उसका कोई सिग्निफिकेंस उतना नहीं बनता है, राइट। वो आगे आपको चीज़ें आएगी तो उस टाइम पे आप उसको क्लियरली अच्छे से समझ पाओगे, राइट। मसल्स वगैरह सारी चीज़ उसमें दी हुई है, तो मैं आपके उस टॉपिक में कवर करूँगा अच्छे से, राइट। तो उसके बाद उसमें लास्ट में दी हुई क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल एनाटॉमी आती है फ्रैक्चर, बाकी उसमें ऑस्टियोमलाइसिया दिया हुआ है, रिकेट्सिया दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आगे, राइट। तो जो उसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि फ्रैक्चर इट इज एन ब्रेक इन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ब्रेन। तो कंटिन्यूटी ऑफ बोन में जो डिसकंटिन्यू हो जाता है दैट कॉल्ड एज द फ्रैक्चर। इट इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन दैट कॉल्ड एज द फ्रैक्चर। अभी जो फ्रैक्चर्स होता है ये 3 तरह का फ्रैक्चर हो सकता है। एक तो ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा जो होता है कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। तो उसमें क्या होता है कि इसमें अब मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ।
राइट। तो यहाँ पे जो बोन का फ्रैक्चर है वो क्लोज बोन का फ्रैक्चर है इसमें। तो फ्रैक्चर जो होता है हमारा एक तो क्लोज होगा और एक ओपन होगा। तो ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। तो ओपन में क्या हो रहा है कि कोई भी बोन स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ रहा है, क्लोज में तो वही उसके अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर बोन का फ्रैक्चर हो रहा है। जो कि मतलब ओपन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट उसका बाहर आ सकता है, तो उसी को हम कहते हैं ओपन और क्लोज। अब जो क्लोज में है ना, तो क्लोज में दो पार्ट्स है, एक तो ऑब्लिक लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्लिक लाइन में क्या होता है कि बोन का फ्रैक्शन हो रहा है ऑब्लिक लाइन में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्लिक लाइन में। बट वही इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टली उसका मतलब फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्लोज एंड ऑब्लिक लाइन फ्रैक्चर, क्लोज एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रैक्चर। तो ये वाली हो गई। उसके बाद जो ओपन फ्रैक्चर में कोई भी चीज़ ऐसे टूट के बगैर बाहर निकल रही, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन फ्रैक्चर। तो ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। तो इसमें हमने मतलब जनरल एनाटॉमी के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जाननी चीज़ें है वो मैंने उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, राइट। तो इसके अलावा भी मतलब जो बाकी के जो टॉपिक्स बचे वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में लाता रहूँगा, राइट। तो अगर ऐसे वीडियोज़ आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।